मेरा ज़हन इन 3 आदमियों के बारे में बड़ी तेजी से सोच रहा था जो अभी अभी इस कमांड पोस्ट पर आए थे, जिनमें से एक सिविलियन और 2 फौजी थे। ये बात यकीनी थी कि ये वही लोग हैं जो बकौल लाखन डिसाई के कभी कभी शहर से यहाँ आया करते थे। ये लोग जिस एतमाद और पूरे इसरार अंदाज में वहाँ आए थे, इससे जाहिर होता था कि ये महज एक मामूली फौजी पोस्ट नहीं है और यहाँ कोई बड़ी अहम बात हो रही है। मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी इसी जगह किसी तहखाने में बंद है और ये सिविलियन भारतीय साइंसदान था जो अपने फौजियों के साथ डॉक्टर फरीदी से अपने ज़ेरे तकमील फार्मूले के बारे में मजीद पूछगछ करने आया था। पानी से भरी हुई बाल्टी मैंने आग बुझाने वाली दूसरी बाल्टियों के पास जाकर रख दी और खुद लंगर खाने वाली बैरक की तरफ निकल गया। मैं बरामदे के कोने में लकड़ी की सीढ़ी पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। मेरे करीब ही एक बूढ़ा घास काट रहा था। उसे सब डिब्बर कहकर पुकारते थे और ये वहाँ अक्सर घास वगैरह काटने आया करता था। मैंने उसे जेब से बीड़ी निकाल कर दी। वो बड़ा खुश हुआ। इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे कहा, चौकी पर कोई फौजी अफसर आ जाए तो लंगर में मुर्गियां काटी जाती हैं, आज हमें भी मुर्गी का शोरबा खाने को मिलेगा। बूढ़ा बीड़ी का कश लगाकर बोला, अरे भैया जी, ये तो आते जाते रहते हैं, इस बार देर से आए हैं। मैंने पूछा, डेबर दादा, ये कौन लोग हैं? इनमें से तो एक सिविलियन है, पर इसे भी सब ने सल्यूट मारा है। बूढ़ा कहने लगा, राम जाने कौन है, सुना है शहर से ये लोग आते हैं। वो घास काटने में मसरूफ हो गया। कोई 3 घंटे बाद नवार्द मेहमान किले के खारदार जंगले से बाहर आए। कैप्टन सिंह उनके हमरा था। सिविलियन ब्रीफ केस वाला उन सब के आगे आगे था। दोनों फौजी अफसर भी साथ साथ चल रहे थे। वो सब कैप्टन सिंह के कुशादा क्वार्टर की तरफ चल दिए। दोपहर 4 बजे मैं अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर अपने झोंपड़े की तरफ जा रहा था कि मुझे कैप्टन सिंह के क्वार्टर के बाहर 2 संतरी पहरे पर नजर आए। मैं अपने ताम चीनी के फौजी मग में लंगर से चाय भरवा कर लाया था। मैं झोंपड़ी के आगे ईंटों के चबूतरे पर बैठकर चाय पीने लगा। वहां से कैप्टन सिंह के क्वार्टर का गेट मुझे साफ नजर आ रहा था। क्वार्टर पर गहरी खामोशी छाई थी। आज कैप्टन सिंह के क्वार्टर में गाय नजर नहीं आ रही थी। उसे निकाल कर किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया था। सूरज दरख्तों के पीछे डूबने लगा। धूप मानिद पड़ गई। मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कार्ड पर लेटकर सोचने लगा कि मुझे किले के राज को हल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। रात का खाना मैं फौजी लंगर में जाकर खाता था, जहां मैं देख आया था कि डांगरी मुर्गियों को काट रहे थे। मैं कुछ देर बाद उठकर लंगर खाने की तरफ जाने ही लगा था कि कैप्टन सिंह के माली ने आकर कहा, चल अहमद भाई, तुझे कप्तान साहब बुला रहे हैं। मैं कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ आ गया। फौजी गार्ड मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे कुछ न कहा। क्वार्टर के बरामदे में बत्तियां रोशन थीं। कैप्टन सिंह का अर्दली दीक्षित हाथों में फलों से भरा हुआ टोकर था। मैं आ गया और कहने लगा, चल बे, इसे उठाकर किचन में चल। तू कहाँ छुपा हुआ था अब तक? मैंने जल्दी से फलों का टोकरा कंधे पर उठा लिया और अर्दली के साथ क्वार्टर के अकब वाले किचन में गया। यहाँ खाने की देगचियां लंगर खाने से तैयार होकर आ चुकी थी। खाना थालियों में लगाया जाने लगा। मैं पीतल के तश्त में नारंगियां, केले और अनानास सजाने लगा। अर्दली ने मेरी तरफ देखा और कहा, चल बे, ये चावलों की बड़ी डिश डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रख दे। चावल रंगदार थे और उनमें से भाप निकल रही थी। कैप्टन सिंह का डाइनिंग रूम मुझे मालूम था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे सिगार की खुशबू आई। देखा कि खाने की मेज पर फूल गुलदान सजे हुए हैं और सामने सोफों पर कैप्टन सिंह, दोनों अजनबी फौजी और सांवला गोल मटोल सिविलियन बैठे हैं। सिविलियन सिगार पी रहा था। वो आपस में मराठी जबान में बातें कर रहे थे। मैं चावलों का तश्त खाने की मेज पर रखकर खामोशी से बाहर निकल गया। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया था कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो ये लोग बातें करते करते रुक गए थे। जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उन्होंने फिर बातें शुरू कर दी थी। मराठी जबान से कुछ वाकिफ होने की वजह से मैं इनकी गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज बिल्कुल ना समझ सका, लेकिन मेरे कान में एक लफ्ज जरूर पड़ गया जिसका मतलब था बेहोश लड़की। किचन में मुझे दूसरे कामों पर लगा दिया गया। मेरा ज़हन बेहोश लड़की के बारे में सोच रहा था। बार बार इसी नतीजे पर पहुंचता कि ये लोग किले के तहखाने में डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी से पूछगछ करके आए हैं और उनके तशद्दुद की वजह से डॉक्टर फरीदी की बेटी नूरीन बेहोश हो गई है। जूं जूं सूरत हाल नाजुक हो रही थी, मेरा ये एहसास बढ़ता जा रहा था कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। मैं तो अभी तक किले के अंदर जाने में भी कामयाब नहीं हुआ था। मेहमानों को खाना खिलाने के बाद मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कार्ट पर कंबल ओढ़े पड़ गया। ज़हन में कोई ऐसी तरकीब नहीं आ रही थी कि जिस पर अमल करने से मैं किले के अंदर जा सकूं। इसी सोच विचार में नींद आ गई और मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह क्वार्टर गार्ड के फौजी की तेज आवाज ने मुझे जगा दिया।
कमांड ऑफिस के छोटे से ग्राउंड में फौजी ड्रिल कर रहे थे। मैं हस्बे मामूल मुंह हाथ धोकर ऑफिस में आकर मामूल के कामों में लग गया। मैंने देखा कि कैप्टन सिंह अभी तक नहीं आया था। कोई 10 बजे वो अपनी जीप लेकर नमूदार हुआ। जीप में वो अकेला था। मैंने सल्यूट मारा तो वो मुस्कुरा कर बोला, ए अहमद, तुमने भी मुर्गी खाई रात को कि नहीं? मैं हाथ बांध कर बोला, साहब जी, बड़े मजे की मुर्गी पकी थी। वो मुस्कुराता हुआ अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद पता चल गया कि कल वाले मेहमान रुखसत हो चुके हैं। कमांड पोस्ट में फिर जिंदगी अपने मामूल पर आ गई। इस दौरान में मैंने चल फिर कर सारी फौजी पोस्टों का मुशाहिदा कर लिया था। कमांड ऑफिस की हदूद में जो कच्चा रास्ता दाखिल होता था, वहाँ लकड़ी का एक लंबा डंडा हर वक्त गिरा रहता। यहाँ एक संतरी मुतय्यन था जो फौजी जीप के आने पर डंडे को उठा देता था। बाहर बाईं और दाईं जानिब दरख्तों के नीचे बैंकर खोदकर फौजियों ने 2 मोर्चे बना रखे थे। इनकी छत घास फूस और झाड़ियों से ढकी हुई थी। बंकर के सुराखों में से मशीन गनों की नालियां थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई थी। यहाँ बंकर के अंदर हर वक्त मशीन गन मैन मौजूद रहते थे। इन 2 मोर्चों के अलावा एक पोस्ट 10 कदम के फासले पर ऊपर एक छोटी सी टेकरी पर बनी हुई थी। यहाँ भी बैंकर में मशीन गन निस्ब थी। इन 3 मोर्चों के सिवा वहाँ और कोई मोर्चा नहीं था। इस चौकी पर 2 ट्रक थे और 3 जीपें थी जो हर वक्त तैयार रहती थी। एक ट्रक हफ्ते में 2 बार शहर से मुख्तलिफ किस्म की सप्लाई लेकर आता था। इंडियन फौजियों की 100-150 की नफरी थी, मगर इर्द गिर्द के इलाके की सख्त निगरानी की जाती थी। वहाँ कोई चिड़ी पर भी नहीं मार सकती थी। बाहर से सिवाय लाखन डाकी और घोसी ढेबर के मैंने किसी सिविलियन को अंदर आते नहीं देखा था। एमोनेशन रूम के बाहर भी हर वक्त पहरा लगा रहता था। कैप्टन सिंह की शब-ओ-रोज खिदमत करते मैंने इस पर एतमाद जमा लिया था। कैप्टन सिंह की शब-ओ-रोज खिदमत करते हुए मैंने उस पर अपना एतमाद जमा लिया था। वो बड़ा बेजरर, भोला भाला और मेहनती नौजवान समझता था। वो मुझे बड़ा बेजरर, भोला भाला और मेहनती नौजवान समझता था। एक रोज सपहर के वक्त मैं बरामदे में बैठा कैप्टन सिंह के काले फौजी बूटों को पट्टी से चमका रहा था कि जुम्मेदार लाखानी कैप्टन सिंह के दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ। मैं दफ्तर के दरवाजे के बिल्कुल ही करीब बैठा था। मुझे जुम्मेदार लाखानी के सल्यूट मारने की आवाज आई। फिर उसने कैप्टन सिंह से गुजराती जबान में कहा, अर्दली डकिस्ट को बुखार हो गया है, ऑर्डर करें। मैं अपने काम में लगा रहा। कैप्टन सिंह की झुंझलाहट भरी आवाज सुनाई दी, जंगली हर हफ्ते बीमार पड़ जाता है, जंगली हर हफ्ते बीमार पड़ जाता है। फिर चंद सेकंड खामोशी छाई रही। मैंने कोई ख्याल न किया। इतने में जुम्मेदार लाखानी की फिर आवाज आई, सर मेरे लिए क्या ऑर्डर है? अब कैप्टन सिंह बोला, देखो बाहर अहमद भाई बैठा होगा, उसे अंदर बुलाओ। मेरे कान खड़े हो गए। जुम्मेदार लाखानी फौरन बाहर आया और मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद अंदर चलो, कैप्टन साहब बुला रहे हैं। मैं बूट पट्टी वहीं छोड़कर दफ्तर में गया। जाकर सल्यूट किया। कैप्टन सिंह ने मुझे देखा और कहा, अहमद, हमारे अर्दली ने सिख रिपोर्ट की है, तुम जुम्मेदार के साथ जाकर नीचे स्प्रे करो। ओके सर, मैंने अदब से एड़ी जोड़कर कहा। कैप्टन सिंह ने मेज की दराज में चाबी लगाकर एक लंबी सी तांबे की चाबी निकालकर जुम्मेदार को दी और कहा, इसे अपने साथ रखना और चाबी मुझे ऑफिस में आकर दे जाना। ठीक है साहब। जुम्मेदार लाखानी ने सल्यूट मारकर चाबी ली और मेरे साथ ऑफिस से बाहर आ गया। ऑफिस के पीछे एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी। यहाँ से जुम्मेदार लाखानी ने 2 स्प्रे गन्ने उठाई, एक अपने कांधे पर लटकाई और दूसरी मेरे कांधे पर लटका दी। चलो जवान मेरे साथ। अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो मुझे कहाँ लिए जा रहा है। सिर्फ इतना इल्म था कि किसी कमरे में या बैरक में मच्छरों से बचाव का स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ रात को मच्छर बहुत होते थे। मगर बैरक में जाने की बजाय वो मुझे किले की अकबी दीवार की जानिब ले गया। यहाँ ईंटों और झाड़ जनकार के पीछे पुरानी दीवार में एक दरवाजा बना हुआ था। पहली निगाह में मुझे किसी गैराज का दरवाजा मालूम हुआ। मैंने सोचा कि इस गैराज में स्प्रे करना होगा। दरवाजा लोहे का था और उसका शायद गैराज के दरवाजे जितना ही था। जुम्मेदार लाखानी ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे पीछे था। अंदर अंधेरा था। जुम्मेदार ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बोला, मेरे पीछे चले आओ जवान। मैंने जेब से टार्च निकाल कर रोशन कर दी। टार्च की रोशनी में मैंने देखा कि गैराज बिल्कुल खाली था। सिर्फ कोने में मुझे 2 पुराने टायर दीवार के साथ लगे नजर आए। जुम्मेदार ने टायर की रोशनी कोने में डाली और उस तरफ बढ़ा। अब जो मैं करीब आ गया तो देखा कि वहां एक तंग जीना नीचे उतरता था। मेरे कान खड़े हो गए। मैं खामोशी से जुम्मेदार के पीछे जीना उतरने लगा। 6-7 जीने उतरने के बाद हम एक तंग सी राहदारी में आ गए। यहाँ उसने टार्च बंद करके जेब में रख ली, क्योंकि राहदारी की छत के साथ एक मदम सा बल्ब जल रहा था। जुम्मेदार लाखानी ने कहा, चलो स्प्रे शुरू करो, तुम इस साइड में करो। और जुम्मेदार राहदारी की एक तरफ और मैं दूसरी तरफ स्प्रे करने लगे। हम स्प्रे करते करते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। चंद कदम चलने के बाद एक बाथरूम का छोटा सा अकबी दरवाजा नजर आया। मालूम होता था कि यहाँ से बाथरूम में रखी हुई बाल्टी वगैरह बाहर निकाली जाती है। हमने स्प्रे पंप का मुंह अंदर डालकर बारी बारी स्प्रे फेंकी। आगे राहदारी बाईं जानिब घूम गई।
यहाँ भी छत के साथ एक बल्ब जल रहा था। मेरा दिल किसी होने वाले इंकिशाफ के ख्याल से धड़क रहा था। आगे गए तो एक जीना ऊपर को जा रहा था। यहाँ 2 संतरी स्टेन गन्ने कमर से लटकाए टहल रहे थे। उन्होंने गुजराती जुबान में जुमेदार लाखानी से फजूल सा मजाक किया। एक ने मेरी तरफ देख कर पूछा, अर्दली कहाँ मर गया आज, ये किसे ले आए हो? जुमेदार बोला, ये कैप्टन साहब का अर्दली है। एक संतरी ने हंस कर कहा, तो फिर यार इसको यहाँ लगा दो, हम तो इस गार में ड्यूटी देते हुए तंग आ गए हैं। जुमेदार लाखानी ने इसका कोई जवाब न दिया। अब मैं एक एक शय को गौर से देख रहा था। स्प्रे करते करते आगे भी बढ़ रहा था। ऊपर जाने वाले जीने से कोई 4 कदमों के फासले पर एक कोठरी का दरवाजा बंद था। दरवाजे के ऊपर एक सलाखों वाला ताकचा था। उसके अंदर से मध्यम सी रोशनी बाहर निकल रही थी। मैं कसदन मगर बज़ाहिर अनजाने पन से इस दरवाजे की तरफ स्प्रे करता हुआ बढ़ा तो जुमेदार लाखानी की आवाज आई, उधर किधर जाते हो, वापस आ जाओ, इधर मत जाओ। इस पर वहां खड़े एक संतरी ने हंस कर कहा, उधर कोठरी में बुढ़ा ही बैठा है, कोई मेम नहीं है, जाने दो इसे। मगर जुमेदार लाखानी ने मुझे आगे न जाने दिया और वहीं से मुझे लेकर वापस हो गया। जिस चश्मे हवा तक पहुंचने के लिए मैं अभी तक तरकीबें ही सोच रहा था, वहां मुझे खुद मरहटा कंपनी कमांडर कैप्टन सिंह ने पहुंचा दिया था। राहदारी में कोठरी के करीब और ऊपर जाते जीने के दरवाजे पर पहरा देते संतरी की गुफ्तगू से 2 बातें साबित हो रही थी। पहली ये कि इस कोठरी में ही पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी कैद था, जो मेरी इतला के मुताबिक अधेड़ उम्र था, और दूसरी बात यह कि इसकी बेटी नूरीन यहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना सेंतरी मजाक ही मजाक में इस लड़की का जिक्र भी जरूर करता। इसने तो साफ कह दिया था कि यहाँ सिर्फ एक बुढ़ा ही है, कोई दूसरी मेम नहीं है। वापसी पर मैंने राहदारी का सारा नक्शा ज़हन में बिठा लिया। गैराज वाला जीना चढ़ते हुए जुमेदार ने एक बार फिर टार्च रोशन कर दी। हम गैराज में आ गए। गैराज की कुंडी खोलकर बाहर निकले। जुमेदार लाखानी ने गैराज के आहनी दरवाजे को बंद करके ताला लगा दिया और हम दोनों डिस्पेंसरी में आ गए। यहाँ स्प्रे गन ने डिस्पेंसर के हवाले की और कैप्टन सिंह के दफ्तर की तरफ बढ़े। मैं तो बरामदे में ही बैठ गया और कैप्टन साहब के बूटों को कपड़ा मारकर चमकाने लगा। जुमेदार लाखानी ने अंदर जाकर चाबी कैप्टन सिंह के हवाले की और चला गया। उसके जाते ही कैप्टन सिंह ने मुझे आवाज दी। मैंने जल्दी से बूट नीचे रखे और उसके कमरे में दाखिल हुआ। सल्यूट मारा। कैप्टन सिंह मेज की दराज में चाबी रखने के बाद दराज का ताला बंद कर रहा था। ताला बंद करके उसने उसकी चाबी अपनी जेब में डाली और कुर्सी आगे घसीटते हुए बोला, जवान, मैंने तुम्हें जुमेदार के साथ इसलिए भेजा था कि हमें तुम पर भरोसा है। तुमने हमें सप्लाई की चोरी के बारे में बड़ी कीमती मालूमात दी थी। फिरोज भाई ने मान लिया है कि वो ही हमारे डिपो में चोरियां करवाता था। किसी से जिक्र मत करना कि तुम किले के नीचे गए थे, ओके? मैंने सल्यूट मारकर कहा, साहब जी, मैं आपका और भारतीय सेना का सेवक हूँ। भारतीय सेना के लिए तो मैं अपनी जान भी अर्पण कर सकता हूँ। शाबाश, कैप्टन सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम जाओ और मेरे बूट पॉलिश हो गए हों तो इसे क्वार्टर में जाकर रख दो। ओके सर, मैंने मुदमाना कहा और फिर मैं सलाम करके दफ्तर से बाहर निकल आया। मैंने बरामदे में रखे बूट उठाए और कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ चल दिया। एक बहुत बड़ा मरहला तय हो गया था, मगर इससे भी बड़ा मरहला मेरे सामने था। टारगेट को मैंने देख लिया था। अब मुझे इस टारगेट पर हमला करके डॉक्टर फरीदी को वहां से निकाल ले जाना था और ये कोई आसान काम नहीं था। ये सांप के मुंह से मोती निकालने से भी मुश्किल काम था, लेकिन मुझे हर हालत में इस काम को पूरा करना था क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा मिशन था। अब सवाल ये था कि अगर नूरीन यानी डॉक्टर फरीदी की बेटी किले में नहीं है तो फिर उसे किस जगह रखा गया है, क्योंकि इसे फरार करवा कर महफूज जगह पर पहुंचाना भी मेरा फर्ज था। रात गए तक मेरा ज़हन मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक तरकीबें सोचता रहा। सुबह उठकर मैंने ये फैसला किया कि पहले इस बात की तस्दीक की जाए कि किले के नीचे कोठरी में जो बूढ़ा बंद है वही पाकिस्तानी साइंसदान यानी डॉक्टर अफरीदी है। उसके बाद ये सुराग लगाने की कोशिश की जाए कि उसकी बेटी भी यही कहीं कैद है या किसी दूसरी जगह पर उसे रखा गया है। मैं उस संतरी की शक्ल पहचानता था जो मुझे राहदारी में मिला था और जिसने जुमेदार लाखानी को मजाक करते हुए कहा था, जाने दो इसे, कोठरी में बुढ़ा ही है, कोई मेम तो नहीं है। ये बात मुझे वो संतरी ही बता सकता था कि ये बूढ़ा कौन है। किले के बाहर कमांड पोस्ट पर फौजी जवान 8-8 घंटे ड्यूटी देते थे, लेकिन किले के नीचे अंधेरी राहदारी में संतरियों की ड्यूटी जाहिर है 4-5 घंटों के बाद बदल जाती होगी। मैं अब उस संतरी की तलाश में रहने लगा। मैं किसी न किसी बहाने उस छोटे से ग्राउंड में पहुंच जाना चाहता जहां सुबह के वक्त फौजी पीटी करते थे कि शायद वहां मुझे वो राहदारी वाला संतरी नजर आ जाए। आखिर एक रोज मैंने उसे देख ही लिया। ये दुबला पतला गुजराती जवान था। वो पीटी के लिबास में था। फिर मैंने उसे दूसरे जवानों के साथ लंगर खाने की तरफ जाते देखा
तो मैं भी उस दूसरी तरफ चाय का मग लिए लंगर खाने में आ गया। मेरा मतलूबा संतरी अपनी दूसरे साथियों से मजाक करते हुए पूरियां खा रहा था। ये खुश मजाज फौजी था। मैंने जानबूझकर उसके करीब से गुजरते हुए अपना चाय का मग गिरा दिया। वो संतरी हंस कर बोला, अरे जवान, बड़े नाजुक हो, मग भी नहीं पकड़ सकते, राइफल कैसे पकड़ोगे? फिर मेरी तरफ गौर से देख कर बोला, अरे तुम तो स्प्रे मैन हो, क्या रैंक है तुम्हारा? मैंने कहा, सर मैं तो कैप्टन सिंह का अर्दली हूँ, खास अर्दली। अरे बाप रे, इसने कानों में हाथ रख कर कहा, फिर तो तुम्हें सल्यूट मारना चाहिए। मुझे बाकी जवान भी हंस पड़े। मैंने मग में चाय भरवाई के लिए पत्ते पर 2 पूरियां और बाजी रखवाई और उसी संतरी के पास बेंच पर आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। वो मुझे कूनी मार कर बोला, यार अर्दली बॉय, कैप्टन साहब से कहकर मेरा राशन तो बढ़वा दो। भगवान की कसम, मैं दुबला पतला तो हूँ मगर भूख बड़ी लगती है। और वो खुद ही खिलखिला कर हंस पड़ा। उस वक्त मैं उसके मजाक में शामिल हो गया और फिर उसे सलाम करके वापस चला आया। मैंने बहुत जल्द पता कर लिया कि वो लांस नाइक है और उसका नाम भगवा ठाकुर है। वो मरहटा था मगर दोनों जबानें यानी गुजराती भी रवानी से बोल लेता था। उसकी ड्यूटी दोपहर 1 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म होती थी और वो बैरक में आकर चाय पीता था। एक दिन मैंने किले के अकबी बाग से ताजा अनानास तोड़ा और शाम को 5:30 बजे लांस नाइक भगवा ठाकर के पास बैरक में आ गया और वो अपनी खाट पर बैठा मराठी अखबार पढ़ रहा था। चाय का मग स्टूल पर पड़ा था। मैंने जाते ही अनानास उसे दिया और कहा, ठाकुर जी, ये आपकी भेंट है। जंगल गया था, एक अनानास अपने लिए लाया, एक आपके लिए ले आया हूँ। लांस नाइक ठाकुर बड़ा खुश हुआ, अखबार एक तरफ रख कर चारपाई पर एक तरफ हो गया और बोला, अरे वाह जवान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अनानास तो मुझे बहुत पसंद है, चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मैं उसे बैरक से उठाकर बाहर ले जाना चाहता था क्योंकि वहाँ कुछ फासले पर 2 फौजी भी बैठे गप्पे हाँक रहे थे। मैंने कहा, ठाकुर जी, इस बैरक में तो गर्मी है, चलें बाहर लंगर खाने वाले बागीचे में बैठकर चाय पीते हैं। वो बड़ी खुशी से मेरे साथ हो लिया। लंगर से हमने चाय ली और अपने अपने मग लेकर बागीचे में घास पर जाकर बैठ गए। शाम बड़ी सुहानी थी। ठंडी ठंडी आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं सर्विस में नहीं हूँ तो यहाँ कैसे आ गया? मैंने उसे बताया कि मैं भारतीय सेना की खिदमत करना चाहता था। कैप्टन साहब से दरख्वास्त की कि मुझे नौकर रख लें। बस उन्होंने मेहरबानी की और मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, पैदाइश में पैदा हुआ, माँ बाप पर लोग सुधार गए, अकेला हूँ, आप लोगों को दुआ देता हूँ। उसने कहा, यार तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है। अब मुझे तो देखो, घर वाली है, माता है, पिता है, 2 बच्चे हैं। इस तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ऊपर से ऐसी ड्यूटी मिली है कि 6 घंटे जमीन के नीचे खड़ा रहता हूँ। उसने निशाना मुझे खुद ही मुहैया कर दिया था। मैंने उस निशाने पर तीर चलाते हुए कहा, ठाकुर जी, कैप्टन साहब मुझ पर बड़े मेहरबान हैं, आप कहें तो मैं उनसे बात करूं कि आपकी ड्यूटी बदल दें। लांस नाइक ठाकुर ने मेरा बाजू पकड़ लिया। अरे यार, भगवान तेरा भला करे, कप्तान साहब से मेरी सिफारिश कर दो। मैंने लांस नाइक से वादा किया कि मैं कैप्टन सिंह से इसकी जरूर सिफारिश करूंगा। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। फिर मैंने एक खास मकसद के तहत कहा, ठाकुर जी, आप कब तक यहाँ इस तरह जीवन बसर करेंगे? लांस नाइक आ भर कर बोला, अरे यार, तुम सिविलियन हो, तुम्हें फौजी जिंदगी का पता नहीं, हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ता है। मैंने हंस कर कहा, हाँ ठाकुर जी, आप उस रोज भी जब मैं नीचे स्प्रे करने आया था तो मजाक में जुम्मेदार लाखानी से कहा था कि यहाँ कोई मेम नहीं है। वो कहका लगाकर हंस पड़ा, अरे जवान, मेम क्या, यहाँ तो किसी काली कलूटी बंगन को भी आने की इजाजत नहीं है। मैंने फौरन कहा, ठाकुर जी, नीचे जो बुढ़ा कैद है वो जरूर हमारी भारत माता का दुश्मन होगा। मैं तो कहता हूँ कि भारत माता के दुश्मन को फौरन मार डालना चाहिए। लांस नाइक कहने लगा, अरे जवान, वो बुढ़ा है तो भारत माता का दुश्मन, परंतु उससे हमें एक काम लेना है, बस इसीलिए उस साले की हिफाजत कर रहे हैं। फिर मेरी तरफ झुककर बोला, मगर यार, आज से 4 माह पहले यहाँ उसकी बेटी भी थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसको देखकर ही जरा मजा ले लिया करते थे। अब कम वक्त वो भी मंदिर वाले कैंप में भेज दी गई है। क्या करें यार, भगवान को हमारा सन्यासी रहना ही पसंद है। चाय और मंगवाऊं? उसने मुझे बहुत बड़ी इतला दे दी थी। इसके लिए मैं उसका जिस कदर भी शुक्रिया अदा करता कम था, मगर मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था। मैंने पलट कर कहा, मंदिर वाला कैंप रखेलपुर वाला कैंप ही है ना? वो सिगरेट सुलगा कर बोला, अरे नहीं यार, रखेलपुर में कहां से कैंप आ गया? ये तो नीचे कीर के जंगल में जो तालाब के किनारे टूटा फूटा मंदिर है वहाँ है। कैंप भी क्या है, बस एक मिलिट्री पोस्ट। मैंने कहा, ठाकुर जी, चाय लाऊं और? अरे यार, तुम बैठो यहाँ, मैं लड़के को आवाज देता हूँ। उसने लड़के को आवाज देकर चाय लाने को कहा और मेरी तरफ झुककर बोला, जवान, पक्का वादा है ना कि कैप्टन साहब से मेरी ड्यूटी तब्दील करने की बात करोगे? मैंने कहा, ठाकुर जी, मैं पक्का वादा करता हूँ, अब वो मान जाए तो है। वो बोला, जरूर मान जाएंगे, तुम कह देना कि लांस नाइक
راہداری کی سردی سے بیمار رہنے لگا ہے۔ یار ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے، تم کہو گے تو شاید کیپٹن صاحب کے دل میں خیال آ جائے۔ میں ضرور بات کروں گا ٹھاکر جی، آپ تو میرے دوست بن گئے ہیں۔ اب میں نے ہنس کر کہا۔ لانس نائک ٹھاکر نے مجھ سے زور سے ہاتھ ملایا اور مجھے سگریٹ نکال کر دیا۔ میں کبھی کبھی ہی سگریٹ پیتا ہوں۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ اتنے میں لڑکا ٹین کے جگ میں چائے لے کر آیا۔ ہم نے اپنے اپنے مگ بھروا لیے اور چائے پینے لگے۔ رات کو اپنی کیمپ کارٹ پر بیٹھ کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرا کام 2 گنا مشکل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر فریدی اور اس کی بیٹی نورین کو الگ الگ رکھا گیا تھا۔ نہ جانے ایسا ان لوگوں نے کس مقصد کے تحت کیا تھا۔ بہرحال میرا مشن زیادہ الجھ گیا تھا۔ میں ان دونوں کو بیک وقت نہیں نکال سکتا تھا۔ اگر پہلے ایک کو نکالتا ہوں تو دوسرے کو نکالنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے یہی طے کیا کہ پہلے گیر کے جنگل والے تالاب کے کیمپ کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے کہ اس کا حدود اربا کیا ہے۔ اتوار کے روز میں نے کیپٹن سنگھ سے درخواست کی کہ صاحب میں آج جنگل میں ہرنی مار کر لاؤں گا، مجھے بندوق دیں۔ میں ہرنی کے شکار کا بڑا ماہر ہوں۔ بہڑاج کے جنگل میں نے کئی بار ہرنوں کا شکار کیا ہے۔ کیپٹن سنگھ بولا، ارے احمق تم بندوق چلا لو گے؟ گیر کے جنگل میں ہرن ہی نہیں شیر بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب جی میں جنگل کے کنارے ہی پر رہوں گا، زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ کیپٹن سنگھ سے میں نے کچھ اس طرح التماس کیا کہ وہ راضی ہو گیا۔ اس نے مجھے 12 بور کی ایک بندوق دے دی اور کہا شام تک واپس آ جانا اور خبردار جنگل میں زیادہ دور تک نہیں جانا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، وہاں ہماری ایک پوسٹ ہے، اگر کوئی جوان گشت کرتا مل گیا اور اس نے تمہیں پکڑ لیا تو اسے میرا یہ کارڈ دکھا دینا۔ کیپٹن سنگھ نے مجھے اپنے بٹوے سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر دیا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے سلیوٹ مارا اور تھوڑا راشن پانی تھیلے میں لے کر کمانڈ پوسٹ کی حدود سے نکل کر گیر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔